फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के 6 चैप्टर की एनसीईआरटी, जिस चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, और यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स बिल्कुल कन्फर्मली पक्के हो जाएं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें होता है, इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 5 भी पढ़ा होगा, जिसमें है अवकलन। तो उसमें हम अवकलन करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, हम उसको नीचे लिखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर dy/dx है, तो अगर हमें इसको t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है तो हम dy/dt और dt/dx हम इसको इसमें एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि इसको हम तोड़ देते हैं। अब इसका मतलब हो गया कि जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा y वाला फंक्शन है, उसका हम t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, और dt/dx, और इधर वाले पार्ट का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। इसमें नोट करके मेन बात है, जिसके सापेक्ष कहता है उसके सापेक्ष अवकलन करना होता है। इसमें मेन बात यह है, आप यहां से इस चीज को कैच कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या कहा गया है, r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, और जबकि r बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, किस में परिवर्तन पूछा है, वृत्त के क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले हम वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, हम क्षेत्रफल को एरिया ए से लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो हमसे किसके रेस्पेक्ट में कहा है, r के रेस्पेक्ट में। तो समीकरण का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो, dA/dr इज इक्वल टू d/dr और πr²। आप जानते होंगे कि कांस्टेंट टर्म को हम आगे लिख देते हैं, d/dr और r²। अगर हम r का अवकलन करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 2r⁻²-1, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2πr। ठीक है, अब उसने हमसे क्या कहा है कि r बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो r बराबर 5 रखने पर, तो जब हम इसमें 5 रखते हैं तो dA/dr जो आ जाएगा हमारा 2πr की जगह हमने 5 रख दिया, तो यानी कि ये आ गया 10π। अब हमें देखो, इसमें पता कैसे चलेगा कि हम इसकी यूनिट, मेन होती है इसकी यूनिट आपको सही लिखना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल को हम किससे लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से, और किसके सापेक्ष करते हैं नीचे, r, यानी कि सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा इसका आंसर होगा। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 10π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बदल रहा है। चलिए, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आप क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्या चीज बढ़ रही है, घन का आयतन। आयतन को हम किससे लिखते हैं, v से, यानी कि dV/dt जो दिया हुआ है उसने 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। इसके बाद इसने कहा, यदि इसकी कोर की लंबाई, देखो हमारे पास जो घन होता है एक क्यूबॉइड, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती है। तो उसने कहा, इसकी यदि एक भुजा, यानी कि सारी भुजाएं जो है वो इसकी 10-10 सेंटीमीटर की हो, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, हमें ये बताना है। यहाँ पर dV/dt उसने हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें आयतन में निकालना पड़ेगा कि उसके आयतन से क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम जानते हैं कि घन का आयतन v बराबर भुजा की क्यूब, और देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसने हमें दिया हुआ है कि a बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन।
तो हम किसके सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे? देखो दर, यानी कि अगर हम कोई भी चीज, अगर कोई किसी वस्तु में या किसी भी चीज में, जस्ट लाइक आप मानो कि आप खुद से हो और आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो और आप 2 घंटे तक पढ़े, तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ समय लिया आपने, या तो मेन रीजन होता है इसका कि इसमें जो होता है कुछ ना कुछ टाइम लगता है, इसलिए उसने कहा है दर। जहां भी दर आ जाएगा आपको वहां टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dt, d अपॉन dt और a की पावर 3 t के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करते हैं। देखो यहाँ t आ गया और यहाँ पर a आ गया, तो ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे अवकलन जरूरी है, तो इसलिए हम इसका एक्सपेंड कर देंगे d अपॉन डी ए की क्यूब और डी अपॉन डी टी, क्योंकि हमने ए में इसलिए एक्सपेंड किया क्योंकि हमने ए जो लिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, हमारी जो भुजा है वो ए। डी वी अपॉन डी टी कितना है हमारे पास? 9 सेंटीमीटर, तो 9 इधर आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे 3 ए की पावर 3 माइनस 1 और डी ए अपॉन डी टी। 3 से काट देंगे, 3 3 जा 9, तो 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और डी ए अपॉन डी टी, यानी कि ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर 3 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल हैं ये, इसमें बस थोड़ा सा आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो 3 अपॉन ए स्क्वायर, हमें देखो ए की वैल्यू गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर, तो ए बराबर 10 रखने पर, तो 3 अपॉन ए की जगह हम 10 का स्क्वायर रख सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी, और तो अब यहाँ से देखो 3 अपॉन ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100 डी ए अपॉन डी टी। अब इसके बाद अब उसने देखो हमसे किस में परिवर्तन पूछा है? पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। तो हम क्या जानते हैं? देखो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है तो देखो एरिया हो गया, ए के बराबर कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो उसने देखो फिर से दर, तो t के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बन जाएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी और 6a स्क्वायर। तो यहाँ से 6 कांस्टेंट टर्म आगे आ जाएगा, डी अपॉन, यहाँ से हम देखो यहाँ टी है और यहाँ ए है, तो हम यहाँ पे a और a स्क्वायर और डी ए अपॉन डी टी वैल्यू पुट करेंगे 6, इसका पहले अवकलन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a, x की पावर n वाला फॉर्मूला 2a, और डी ए अपॉन डी टी का मान कितना हो गया? इंटू 3 अपॉन 100, तो ये हो गया 6 दूनी 12, a की जगह 10 रख देंगे, 3/100, 0 से 0 खत्म, 2 6 का 12, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 6 तिया 18 और नीचे आ गया 5। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो देखो 5 3 पंजे 15, 3 बचते हैं और 0 पॉइंट लगा के 0 सेंट। तो अब देखो हमने ये निकाला 3.6 आ गया, डी ए अपॉन डी टी, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे टी टी, यानी कि टी किसको प्रेजेंट करता है? समय को, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये इतने दर से जो है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ रहा है। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कहा हुआ है? एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई तालाब है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है और उसमें पत्थर डाला, और तरंगे वृत्तों की शेप में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो उस क्षण घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा? अच्छा देखो, अगर आपको इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझना है तो देखिए, इसे मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास कोई तालाब है,
ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर मान के चलिए पानी भरा हुआ है। हमने जैसे ही मानिए यहाँ पे कोई छोटा सा पत्थर फेंका, तो आपने देखा होगा जब कभी आप, तो वेव जो है वो इस तरीके से चलती है चारों तरफ पानी के, जहाँ तक तालाब होगा वहाँ तक वेव जो है इस तरीके से चलती है। तो ये जो वेव चलती हैं ये एक गोले के फॉर्म में चलती है, यानी कि एक वृत्त के आकार के रूप में चलती है। तो और उसने हमसे पूछा क्या है कि क्षेत्रफल में, तो हम क्या जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। फिर देखो उसने दिया हुआ है, और तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, यानी कि वे जो है उसकी जो गति है, देखो जो हमारे पास तरंगे चलेंगी वो किसके रूप में चलेंगी, त्रिज्या के रूप में। भाई पहले देखो इतनी होगी, चारों तरफ उसकी दूरी बराबर होगी, फिर मान लो वो दूरी आगे बढ़ी, फिर से वो बराबर हो जाएगी, बड़ा वाला वृत्त नहीं, फिर उससे बड़ा वृत्त बनाएगी, वो भी दूरी बराबर होगी। तो ये जो चलेंगी ये किस तरीके से चलेंगी, त्रिज्या के सापेक्ष। और देखो यूनिट से आप पता कर सकते हैं कि वो क्या चीज मान दिया गया। तो 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या होगी, और सेकंड जो है वो टी को प्रेजेंट करेगा, तो यानी कि डी आर अपॉन डी टी बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारा मान हो गया। अब उसने हमसे आर बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ये हमें उसने मान भी दिया हुआ है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। हमसे क्षेत्रफल में परिवर्तन की क्या पूछे, कितनी तेजी से बढ़ रहा है। फिर से देखो कुछ ना कुछ, जब वो कुछ ना कुछ समय लेगा उसमें, यानी कि वो कुछ ना कुछ समय से साथ बढ़ेगा, तो टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी और पाई आर स्क्वायर। तो फिर से आप जानते ही हैं, पाई कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी और हमारे पास बचा आर स्क्वायर। तो अब हम इसको यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, पाई डी अपॉन, क्योंकि आर है तो डी आर और आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी। तो अगर हम इसका यहाँ पे अवकलन करते हैं, पाई 2r का क्या, पाई आर स्क्वायर का बन जाएगा 2r, और डी आर अपॉन डी टी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए हमें 4 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ r आएगा, ठीक है। अब r बराबर भी उसने हमें कितना दिया हुआ है मान, 10 सेंटीमीटर। तो पाई इंटू 2 इंटू 10 इंटू 4 कितना हो गया, 80 पाई। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, डी ए अपॉन डी टी, तो क्षेत्रफल है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे टाइम पर सेकंड, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखिए अब आगे हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे। इसने कहा हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई जो x है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। देखो जब बढ़ती है कोई चीज तो हम उसे पॉजिटिव लिखते हैं, यानी कि जब कोई मान बढ़ता है तो उसे पॉजिटिव लिखते हैं, और जब मान घटता है तो हम उसको नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे अब इसमें कहा गया है कि ये आयत की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो देखो लंबाई उसने दिया हुआ है डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, घट रही है तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई वाई है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी कि ये दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी टी बराबर 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्योंकि देखिए ये बढ़ रही है तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया, और ये लंबाई घट रही थी इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया। फिर उसने दिया हुआ है कि टोटल अगर हम इसकी लंबाई देखते हैं, x बराबर उसने 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और y बराबर 6 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। अब इसमें हमसे 2 पार्ट पूछे, एक तो उसके परिमाप में परिवर्तन की दर पूछी है और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो पहले हम एक तरफ परिमाप के परिवर्तन की दर निकालेंगे। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप, आप सभी जानते होंगे आयत का परिमाप क्या होता है। देखो परिमाप यानी पैरामीटर, p से लिखते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई हमारे पास y है, तो 2x प्लस y आ गया हमारे पास। हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन तो डी पी अपॉन डी टी बराबर 2 कॉन्स्टेंट टर्म
तो देखो इसका हम डायरेक्ट लिख लेते हैं डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। हमारे पास दोनों के मान हैं, डी एक्स अपॉन डी टी का मान -3, डी वाई अपॉन डी टी का मान 2। तो 2, 3 में से 2 गया 1, तो 2 एकम 2। यानी कि इससे हमें क्या पता चल गया कि डी पी अपॉन डी टी पैरामीटर का यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ यूनिट समय मिनट में है तो इसलिए मिनट में ही लेके चलेंगे। तो इससे हमें पता चला कि जो इसका परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। ठीक है, ये आंसर हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसका आपको बी पार्ट भी दिखा देते हैं साथ के साथ। तो बी पार्ट में देखो क्या पूछा, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो आप जानते होंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, x इंटू वाई। इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। तो क्षेत्रफल है देखिए, तो एरिया से लिखना पड़ेगा हमें a, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी और x इंटू वाई। तो देखिए यहाँ पे x इंटू वाई है तो हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर फर्स्ट टर्म ऐसी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं। फर्स्ट ऐसी दूसरे वाले का अवकलन, तो डी वाई अपॉन डी टी प्लस दूसरा टर्म ऐसी वाई ऐसी और पहले वाले का अवकलन डी एक्स अपॉन डी टी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 5th चैप्टर में हमने इसे करा था। तो x की वैल्यू भी दी हुई है देखो 10 सेंटीमीटर, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और डी एक्स अपॉन डी टी कितने -3। तो 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस माइनस माइनस 6 3 18, यानी कि कितना आ गया 2। तो डी ए अपॉन डी टी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम पर मिनट। ठीक है, यानी कि इसका जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, लेकिन जो इसका क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। ये हमारे इसके दोनों आंसर होंगे। तो अब हम अगर इसे लिखना चाहें तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। अतः आयत का परिमाप -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। और इधर अगर हम लिखते हैं तो क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको चारों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। देखिए मैंने एग्जाम्पल पूरा नहीं उतारा है, जो इसमें मुझे मेन पार्ट लगा बस मैंने वो ही लिखा हुआ है। इसने कहा है किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन में कुल लागत cx रुपए में इतने रुपए प्रदत्त है। यानी कि इसने की इक्वेशन दी हुई है, उसने जो कुछ मान है उसका वो हमें इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, हमें उसका टोटल बताना है कि उस पर कितने रुपए लागत आती है। ठीक है, तो लागत मूल्य है cx बराबर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास, cx बराबर 0.005 x की क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर 30x प्लस 5000। ठीक है, सबसे पहले हमें ये दिया। तो देखो पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन। तो समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो देखो जब हम अवकलन करते हैं तो c डैश x, यानी कि देखो जैसे हम f डैश x जो है वो किसके बराबर होता है, dy अपॉन dx के। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया,
सी डैश एक्स लिख दिया। जब हम इसका अवकलन करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स, और पूरी इक्वेशन के लिए हम ऐसे लिख देते हैं 005 एक्स की क्यूब 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स और प्लस 5000। तो यहाँ से देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें हम आगे लिखते चलेंगे और बाकी का हम अवकलन। एक्स की क्यूब का क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, फिर से कांस्टेंट टर्म बाहर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 30 बाहर x का 1 और 5000 कांस्टेंट टर्म इसलिए इसका 0। अब उसने हमसे x बराबर देखिए कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। x बराबर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो जहाँ x है वहाँ 3 रख देते हैं हम। 0.005 3 इंटू 3 का स्क्वायर 0.022 इंटू 3 प्लस 30 से कम 30, 0 को हम छोड़ देंगे तो कितना बन जाता है 005 इंटू 3 3 9 9 27 माइनस 0.02 3 दूनी 6 प्लस 30। तो यहाँ से हम इसकी गुना करते हैं 27 की 5 से, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 135 3 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा माइनस, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 और प्लस 30। जब हम इनको प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है, पहले अच्छा प्लस कर लेते हैं। चलो देखो 135 माइनस 0.12, जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 30.015 माइनस करने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है फ्रेंड्स, बस देखिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप करिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन इजी होते हैं। बस मैथ्स में सबसे ज्यादा मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए फ्रेंड्स देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हम बस इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल करेंगे, कल हम इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आज बस इसका ये लास्ट एग्जाम्पल है। किसी उत्पाद में x इकाई के विक्रय की कुल आय प्राप्त करने के लिए rx बराबर 3x स्क्वायर 36x प्लस 5, यानी कि उसने एक समीकरण दी हुई है हमें। rx बराबर कितना दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ये दिया हुआ है। देखिए बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है इसको भी। सबसे पहले समीकरण का अवकलन करेंगे, तो समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो r डैश x लिख सकते हैं हम इसको d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, फिर से वही 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x 36x का बन जाएगा 1 और 5 का कांस्टेंट टर्म 0, तो 3 दूनी 6x प्लस 36। फिर से x बराबर उसने हमें कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब x बराबर 5 इकाई, सॉरी सेंटीमीटर बोल दिया मैंने। तो x बराबर हम कितना रखेंगे 5, तो r डैश x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 36, तो 6 पंजे 30 प्लस 36 कितना आ जाएगा 66 रुपये। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमने रुपीज़ नहीं लगाया क्योंकि ये लागत है, तो इसलिए ये कितनी किस में आएगी रुपीज़ में आएगी। इन क्वेश्चंस में यूनिट का बहुत महत्व होता है, तो आपको यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इस एक्सरसाइज के चैप्टर 6 में पहली एक्सरसाइज 6.1, इसके 6 एग्जाम्पल। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी 6.1 एक्सरसाइज है। इन्हीं एग्जाम्पल पे बेस एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज में लगभग आप देखते हैं तो 18 क्वेश्चंस हैं। कल हम इसके आधे क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे जिससे आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल नई एक्सरसाइज के साथ। इतने आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैथ सबसे ज़्यादा, मैं फिर से कहूँगा, मैथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चंस में। बाकी
प्रॉब्लम के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको ज़्यादा सवालों में उलझाऊं नहीं। जो चीज़ें हैं मैं क्लियरली आपको वही चीज़ें बता के चलूँगा जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चनों में सोचना ना पड़े। बस अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं इस एक्सरसाइज में, वो अगर आपने याद किए हुए हैं, वो आपको पता है, तो आप आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजों में थोड़े प्रॉब्लम आती है, वो उन्हीं बच्चों को आती है जिनको थोड़ा फॉर्मूले याद नहीं होते और थोड़ा सा बेसिक उनका वीक होता है। तो अगर आप अपने आप पे मेहनत करेंगे, बेसिक पे मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ्स कहने को ही हार्ड होता है, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये आपको अच्छा लगने लगेगा और आप इस पर आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।